नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। मैं आशा करता हूं कि आप लोग प्राउड की चर्चा की बातें जो सुन रहे हैं उसको आप हृदयंगम करते होंगे, उसको समझने की कोशिश करते होंगे और अगर कोई दिक्कत हो तो अवश्य आप वार्तालाप करें या अपने कमेंट्स लिख कर के भेजें। अभी जैसा पिछली बार मैं कह रहा था कि वैश्विक दृष्टिकोण, आज अगर विश्व की समस्याओं का हल करना है या भारतवर्ष की ही समस्याओं का हल करना है तो एक वैश्विक दृष्टि बहुत ज़रूरी है कि अखिल विश्व हमारा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बाधा आती है वो ये कि राष्ट्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, प्रांतवाद, जातिवाद, इस तरह के जो वाद आते हैं, इज्म आते हैं, वही सबसे बड़ी बाधा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। बहुत लोगों का मत ऐसा है कि राष्ट्रवाद सबसे अच्छा वाद है, तो फिर हम अगर राष्ट्रवाद अच्छा होता तो क्यों यूक्रेन और रूस में लड़ाई होती, दोनों अपने राष्ट्र के लिए ही लड़ रहे हैं। तो इसीलिए ये जो वाद है, वाद की जो व्यापकता या उसकी उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि उससे लाभान्वित कितने लोग होते हैं। एक परिवार से ज़्यादा जैसे जातिवाद माना जाता है, क्योंकि उस जाति के सभी लोग के हित की बात सोचते हैं और परिवार में केवल अपने परिवार में जो लोग हैं उनके हित की बात सोचते हैं। तो इसीलिए अगर अंक गणित के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है, अधिक से अधिक 360 डिग्री। अब मान लीजिए उसमें 50 संख्या वाली कोई गांव है, कोई परिवार है, 50 की संख्या है, तो उसका जो कोण बनेगा निश्चित रूप से जाति में 5000 लोग होंगे तो जाति का कोण बड़ा हो जाएगा। तो परिवार के कोण से बड़ा हुआ जाति का कोण, जिसके कारण लोगों अधिक से अधिक उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये जो लोगों की संख्या या प्रोजेक्टेड जो वॉल्यूम ऑफ मास है, इसके कारण जो हमको मालूम होता है कि इस वाद से कितना लाभ हो रहा है, तो उस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो जो स्विट्ज़रलैंड है उसकी जो जनसंख्या है वो राजपूतों से कम है, तो इसलिए राजपूत जातिवाद यहाँ पर स्विस राष्ट्रवाद से बढ़िया है। उसी तरह से पाकिस्तान की जनसंख्या हिंदुओं की जनसंख्या से कम है, तो यहाँ पर हिंदू संप्रदायवाद जो पाकिस्तानी राष्ट्रवाद है उससे बेहतर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोगों की संख्या के अनुपात में कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उससे बात बढ़िया या घटिया होता है। लेकिन जब हम विश्ववाद की बात करते हैं तो एक बिंदु पर सारे वाद जो है मिलकर के एक हो जाते हैं और 360 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इसीलिए यूनिवर्सलिज्म या विश्ववाद या विश्व एकतावाद यही यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि अगर हमको समाज को, संसार को अगर इन आपस के संघर्षों से मुक्त करना है तो यह आवश्यक है कि हम विश्ववाद को ही तरजीह दें, क्योंकि अन्य जितने भी वाद हैं वो सब किसी न किसी ग्रुप मानसिकता से, दल मानसिकता से ग्रस्त होते हैं। कोई जाति के दल को, कोई समुदाय के दल को, कोई क्षेत्र के दल को, कोई भाषा के दल को, किसी न किसी ग्रुप साइकोलॉजी को लोग सपोर्ट करते हैं, ग्रुप इंटरेस्ट को सपोर्ट करते हैं और इसीलिए इनमें आपस में कलह, संघर्ष, मनोमालिन्य ये सब बना रहता है। तो ये
जब ख़त्म करना होगा तो केवल इसमें विश्ववाद या विश्व एकतावाद, विश्व बंधुत्व, यही केवल हमको मदद कर सकता है। और इस जो दुनिया में हम देखते हैं कि अधिकांश जो लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, इस ग्रुप मानसिकता के कारण ही, कि हमारे ग्रुप को ज़्यादा फायदा हो, दूसरे ग्रुप से संघर्ष में आ जाते हैं। इसीलिए जो विश्व में अगर शांति स्थापित करनी है कि सभी लोग शांति से रहें, आपस में किसी तरह के लड़ाई झगड़े नहीं हो, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि हम ग्रुप की मानसिकता को त्याग दें, उसको बिल्कुल ही अपने अस्तित्व से, अपने चिंतन से हम बाहर कर दें। क्योंकि ये ग्रुप मानसिकता, जो दुनिया में जो युद्ध होते हैं, जो आपस में संघर्ष होते हैं, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है। और भी फैक्टर हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा फैक्टर ये ग्रुप मानसिकता है। तो इस ग्रुप मानसिकता को ख़त्म करने के लिए या विश्ववाद की पूरे विश्व में स्थापना के लिए ज़रूरी है कि हम एक वैश्विक संगठन का निर्माण करें, जिसको हम लोग विश्व सरकार कह सकते हैं। और विश्व में इस पूरी दुनिया के लोगों के, पूरी दुनिया के देशों के संगठन बने। अभी तक 2 बने हैं, एक लीग ऑफ नेशंस, वो भी अपनी उपयोगिता खो चुका। उसके बाद अभी संयुक्त राष्ट्र संघ बना है, जिसमें 180 देश के करीब उसके सदस्य हैं, लेकिन वह भी आपस के संघर्ष को रोकने में असमर्थ पा रहा है। इसीलिए प्रौढ़ की विचारधारा है कि हम एक विश्व राष्ट्र को बनाने का प्रयत्न करें, और इस विश्व राष्ट्र में 2 सदन होंगे। जो निचला सदन होगा उसमें संख्या के अनुपात में प्रतिनिधि होंगे, और जो ऊपरी सदन होगा उसमें देश के अनुसार, मैंने प्रत्येक देश को जिससे प्रतिनिधित्व मिलेगा, इस तरह की व्यवस्था रहेगी। तो मान लीजिए जैसे 5 लाख किसी देश की जनसंख्या है, और 5 लाख को एक प्रतिनिधि देने का अधिकार है। तो किसी देश की अगर जनसंख्या 15 लाख है तो 3 प्रतिनिधि भेज सकता है। लेकिन अगर किसी देश की जनसंख्या 2 लाख है या 3 लाख है तो एक भी प्रतिनिधि नहीं भेज सकता है, क्योंकि न्यूनतम तो 5 लाख होना चाहिए, तभी एक प्रतिनिधि आ सकता है। तो इसलिए जो ऊपरी सदन होगा उसमें कंट्री वाइज रहेगा, अर्थात जिसमें जो न्यूनतम संख्या है, जनसंख्या जिसका प्रतिनिधित्व होता है निचले सदन में, अगर उससे कम है तो उस देश के हिसाब से कम एक आदमी, माने हर देश का एक आदमी वहाँ पर रहेगा। तो उसमें यह है कि जो अपने नीचे के सदन में अपने प्रतिनिधि नहीं भी भेज सका, वो ऊपरी सदन में अपने प्रतिनिधि को भेज करके और अपना जो विचार है किसी भी मुद्दे पर, किसी भी समस्या पर वो दे सकता है। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई अवहेलना और उपेक्षा हो जाएगी। तो इसीलिए प्रथम दृष्टि में, प्रथम चरण में ये प्रभु कहता है कि हम लोग इस विश्व राष्ट्र को जो बनाएंगे, तो इसमें जो निचला सदन होगा वो केवल नीति निर्धारक ही सिद्धांत बनाएगा, अर्थात लोगों का भला कैसे हो, सभी का भला कैसे हो, इसके सिद्धांत बनाएगा। तो इसके कारण क्या है कि किसी भी अल्पसंख्यक पर किसी को अन्याय अत्याचार करने का मौका नहीं मिलेगा। तो अभी जैसा हम देखते हैं, एक देश में जो बहुसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यकों पर तरह तरह के अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, आतताई की तरह व्यवहार करते हैं वो। तो लेकिन जब विश्व राष्ट्र होगा तो वहाँ पर वो मना करेगा कि नहीं, ये कानून है, ये कानून सबके भले के लिए है और इसको लागू करना है। तो इसे लागू करने के लिए वो जो विश्व सरकार है वो नियम बनाएगी कि कब, कहाँ, कैसे, किस देश में इस नियम को, इस कानून को कैसे लागू किया जाए।
तो इसीलिए एक वैश्विक दृष्टि होने से हम भी, जितनी जनसंख्या है वो भी, और साथ साथ सरकार भी, दोनों में माने समाज और राष्ट्र दोनों में ये संभावना है कि किसी भी तरह का अहित किसी का नहीं होगा, सबों के भले का ही काम होगा। इसलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि एक वैश्विक दृष्टि का अभाव, उसके कारण शांति भंग होती है। और अगर विश्व में शांति लानी है, एकता लानी है, तो निश्चित रूप से हमको अपने दृष्टिकोण को बड़ा बनाना पड़ेगा, व्यापक बनाना पड़ेगा। और इसके लिए इसमें एक सहायक, एक बहुत महत्वपूर्ण सहायक होगा विश्व भाषा, कि हम कहीं भी जाकर किसी से भी बातचीत करके अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें। इसके लिए विश्व भाषा की आवश्यकता है। और विश्व भाषा मतलब कि जो विश्व में सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली भाषा हो। आजकल जैसे हम लोग कह सकते हैं कि अंग्रेजी विश्व भाषा के पद को सुशोभित कर सकती है, क्योंकि अंग्रेजी विश्व में सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली भाषा है। अभी भारतवर्ष में ही हम लोग देखें कि जो दक्षिण के राज्य हैं और बहुत सी ऐसी गोष्ठियाँ हैं जो कि हिंदी नहीं समझती हैं, तो निश्चित रूप से उनसे अंग्रेजी में बात की जा सकती है, किया भी जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ तक मैंने देखा है कि ये विभिन्न कोर्टों में बिना अंग्रेजी के काम नहीं चलता है जजों का, और कानून की किताबें अधिकांशतः अंग्रेजी में हैं। इसीलिए जब तक हिंदी में नहीं आती है तब तक तो अंग्रेजी का ही सहारा लेना पड़ेगा। और अभी यह जो भाषा की बात है, विश्व भाषा की बात है, यह कोई ऐसा नहीं है कि अस्थाई है कि आज अगर अंग्रेजी है तो हमेशा वो अंग्रेजी ही बनी रहेगी। वो देश काल पात्र में परिवर्तन के अनुसार उससे परिवर्तन होता रहेगा, इसमें कोई असुविधा नहीं होगी। जब कोई और भाषा, संस्कृत भाषा, मान ले संस्कृत भाषा विश्व में अगर हर जगह या अधिकांश लोगों के बातचीत का माध्यम बन जाती है तो संस्कृत हो जाएगी, संस्कृत अंग्रेजी को रिप्लेस कर लेगी, अंग्रेजी हमेशा नहीं रहेगी। तो इसीलिए विश्व भाषा एक आवश्यक है, लेकिन विश्व भाषा से भी कम जरूरी एक स्क्रिप्ट का है कि हम बात तो कर सकते हैं, नहीं भी लिखना पढ़ना चाहें, फिर भी बातचीत करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। और जो स्क्रिप्ट की जहाँ तक बात है लिपि की, तो लिपि में एक साइंटिफिक लिपि बहुत ज़रूरी है। संस्कृत की भी अपनी कोई लिपि नहीं है, वो दूसरे लिपियों में ही लिखी जाती है। तमिल वाले भी संस्कृत अच्छी तरह जानते हैं, मलयालम वाले भी जानते हैं, क्योंकि इसकी अपनी लिपि नहीं है। अपनी लिपि के माध्यम से वो संस्कृत भाषा को जानते हैं। तो उसी तरह से पूरे विश्व में हम लोग संस्कृत को प्रचारित कर सकते हैं दूसरे लिपि का सहारा लेकर के। तो लिपि में ये है कि जो आज वर्तमान में जितनी लिपियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो वैज्ञानिक लिपि है वो है रोमन लिपि। तो रोमन लिपि में हम संस्कृत भी लिख सकते हैं, हिंदी भी लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, किसी भी भाषा को लिख सकते हैं। लेकिन उसमें केवल एक ही महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी में हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, धूपुकार और इस तरह की बहुत सारी मात्राएं हैं जिनको करने में असुविधा होती है हम लोग को। और ये चूँकि नागर ब्राह्मण लोग इसमें लिखा करते थे, इसलिए ये नागरी लिपि या देवनागरी लिपि ये कही जाती है। लेकिन रोमन जो वर्णमाला है उसमें कोई हर्षिकार दीर्घिकार का झंझट नहीं है, कोई मैस्कुलिन जेंडर का भी कोई वर्ब के अनुसार कोई अंतर नहीं है। इसीलिए उसको सबसे वैज्ञानिक हम लोग लिपि मान सकते हैं, रोमन लिपि को, और संस्कृत को सबसे समृद्ध भाषा मान सकते हैं। हालांकि अभी विश्व भाषा के स्तर पर वो नहीं आई है संस्कृत, लेकिन इसमें संस्कृत को विश्व भाषा होने की पूरी योग्यता है, जिसमें हमको प्रयास करना चाहिए कि संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा हो
उसके बाद हम लोग विश्व भाषा के लिए भी प्रयास करें, किंतु दृष्टि हमेशा वैश्विक रहे कि समस्त मानवता को एक करना है। सभी भाई भाई हैं, वसुधैव कुटुंबकम है, स्वदेशो भुवन त्रयम है, त्रिभुवन मेरा स्वदेश है, हम विश्व नागरिक हैं। इसी आदर्श को लेकर के हम लोग चलें तो विश्व में शांति की स्थापना हो जाएगी। नमस्कार।